हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो वर्क एनर्जी पावर का कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, और उसमें पावर हमारा कुछ रिमेन रह गया था, है ना। तो थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से और फिर हम लोग शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो अभी क्या है कि इस वीडियो में मैंने एक अपना एक एक पिक्चर रखा है जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। तो इस वीडियो में क्या होगा कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये चीज़ें ना, ऐसे कुछ चीज़ें समझनी होती है। जैसे मान लो कि जो फील नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है फिजिक्स में, कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसको बाय हैंड या चीज़ों को थोड़ा विजुअलाइज कराने के लिए अपना कुछ एक्टिविटीज दिखाने होते हैं ना। तो वो चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। तो मैं इन चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहली बात यह है कि मैं बता दूं कि जब भी आप ऑनलाइन वीडियो देखो तो सिंपल है, मैंने बताया कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। और मैंने इसको डिस्कस कर दिया है कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि जब आप पढ़ो 10 मिनट ही पढ़ो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है। 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, लेकिन उसको प्रॉपर रूप से पेन कॉपी के साथ पढ़ो। ठीक है ना। लेकिन अच्छे से वीडियो पॉज करो, लिखो, समझो, फिर अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से बैक करो, फिर चेक करो। ऐसे करोगे तो कंसेप्ट आना ही आना है। बाय द वे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है पहला, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ठीक। तो हमारे पास फिगर क्या दिया हुआ है, देखो। जैसे यहाँ ये चीजें हैं, यहाँ ये चीजें हैं, यहाँ ये चीजें। ठीक है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बनाएंगे सिंपल। एक स्प्रिंग ये है, थोड़ा सा सीधा कर लेंगे इसको, है ना। दूसरा स्प्रिंग हमारे पास क्या है, देखो कि ये जो स्प्रिंग है ये कुछ इस तरह का है। देखो यहाँ जो है हमने इसमें क्या किया, इस तरह से हमने एक मास कनेक्ट कर दिया इसके साथ, मास कनेक्ट कर दिया है ना। साथ ही साथ हमने क्या किया, अगला सेमी स्प्रिंग है, इस तरह का सिचुएशन है। ये मास सेम है, थोड़ा सा फिगर इधर उधर है बट मास सेम। अब क्या है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग का नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन। ठीक है ना। इसको बोलेंगे नेचुरल पोजीशन। ये क्या है भाई, देखो ये क्या है, बहुत सिंपल है। इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। और एक जो है ना, ये जो पोजीशन है स्प्रिंग का, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। तो हमें समझ में आ गया होगा इक्विलिब्रियम क्या है, नेचुरल क्या है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो सिंपल सी बातें हैं, हमने इसमें कैलकुलेट करना है। हमने क्या लिखा, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, और नेचुरल पोजीशन हमको दिया हुआ स्प्रिंग का। और ये जो है, यहाँ देखो, ये जो दिया है ये एक्स नॉट है। एक्स नॉट का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब हमने इस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन। इक्विलिब्रियम के पोजीशन में भी इसमें एक्सटेंशन होता है। इस एक्सटेंशन, स्प्रिंग के एक्सटेंशन को हमने क्या मान लिया है, एक्स नॉट। ठीक है। और ये है मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन एक्सएम है हमारे पास। क्या है, एक्सएम है, एक्सएम मैक्सिमम एक्सटेंशन। इसको ऐसे समझते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे ये तो अपने ओरिजिनल लेंथ में है जो स्प्रिंग है ना। अब ऐसा समझते हैं, देखो मेरे हाथों को देखो, ठीक है ना, ऐसे रख लिया और इस पर कोई ब्लॉक रख लिया। ठीक है। जैसे मान लो हम कोई ब्लॉक रख लेते हैं, इस टाइप का कोई ब्लॉक रख लिया, है ना। ये देखना, इस टाइप का कोई ब्लॉक रख लिया, है ना भाई। अब हम क्या करते हैं, इसको अपन स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ऐसा फील करना है, इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब जैसे ही इसको स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया, तो दो तरीका है। एक तो धीरे धीरे, देखो यहाँ है, अब ये धीरे धीरे इसको नीचे ले आएंगे, धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। और जब एक्सटेंशन स्प्रिंग में हो जाएगा तो इसको, हथेली को साइड हटा लेंगे ऐसे, समझना। जैसे हम फिर से बता रहे हैं कि यहाँ है हमारे पास, यहाँ से क्या है, हमने एक स्प्रिंग को इस मास से, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको मास से हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। और जब एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग में,
तो हमने हथेली को हटा लिया, ठीक है, ब्लॉक से हटा लिया। एक तो एक पोजीशन, ये पोजीशन है, इसको बोलेंगे अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने बताया है अगला एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है उसको समझो। जैसे मान लो कि यहाँ हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया इसको, है ना, स्प्रिंग से कनेक्ट किया, ठीक। और हमने क्या किया, झटके से हाथ को हटा लिया। इस ब्लॉक से, जो ब्लॉक दिख रहा है ना ऊपर ब्लैक कलर का, जो हमने हथेली पर रखा है, ठीक है ना, इस ब्लॉक से हमने क्या किया, इसको जो है झटके से हाथ को ऐसे हटा लिया, झटके से ऐसे हटा लिया। तो ब्लॉक क्या होगा, तेजी से नीचे जाए, तेजी से नीचे जाएगा। तो क्या होगा कि अब जो एक्सटेंशन होगा, जब झटके से हमने हाथ हटाया, तब जो एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को बोलेंगे एक्सट्रीम एक्सटेंशन, ठीक है ना। इसको तब इस समय जो पार्टिकल रहेगा, जो बॉडी आएगा नीचे, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। मतलब पहले हमने क्या किया, इस समय पहले हमने इस ब्लॉक को रखा, अब इमेजिन करना है ब्लॉक है, धीरे धीरे हथेली को यहाँ लाए, और फिर जब एक्सटेंशन आया स्प्रिंग में, इसको हटा दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमने यहाँ रखा ब्लॉक को, और झटके से ऐसे हटा लिया, तो ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा। जब तेजी से नीचे आएगा तो इसमें एक्सटेंशन जो होगा वो कहलाएगा एक्सट्रीम एक्सटेंशन, ठीक है। और ये जब बॉडी जब यहाँ कहीं जाके झटके से हटाओगे, तो बॉडी कहीं नीचे जाके रुक जाएगा। तो अब जो पोजीशन कहलाएगा बॉडी का, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। यही क्वेश्चन है हमसे। हम समझ रहे हैं कि ये फिगर हमने समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। तो ये फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, यानी एक्सएम का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, जब हथेली को झटके से हटाएंगे और ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा, तो उस समय जो एक्सटेंशन होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम एक्सटेंशन, है ना। अब इस क्वेश्चन को हमको करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। बाय द वे, चलो देखते हैं हम लोग। हम यूज करेंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। फ्रॉम, हम वही लिख सकते थे, कोई बात नहीं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही सिंपल है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल, कि देखो यहाँ जो है, हम एक बार इसको बैक करेंगे, और बैक करने के बाद देखेंगे। जैसे देखो यहाँ क्या है, यहाँ वर्क डन कौन करेगा, स्प्रिंग। वर्क डन कौन करेगा, स्प्रिंग। साथ साथ इस पर कौन फोर्स लग रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, ये डाउनवर्ड जो आ रहा है, ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से आ रहा है। तो वर्क डन इस पर ग्रेविटी करेगा, वर्क डन इस पर स्प्रिंग करेगा, और ये टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना भाई। तो हम ऐसा करेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चीज हो जाएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। स्प्रिंग ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। अब देखो स्वाभाविक है, इसको समझना है थोड़ा सा। तो यदि यहां से झटके से हमने इसको हटाया था, मैंने कहा था, देखो इस पॉइंट पर पेन को देखो, है ना, इस पेन को देखो, और ये समझो कि हमने यहाँ कहीं ब्लॉक को रखा इस पॉइंट पर, हथेली देखो, मतलब ब्लॉक को यहाँ, यहाँ कोई ब्लॉक है ना, ब्लॉक पहले यहाँ रहा होगा, और फिर हमने क्या किया, ब्लॉक पहले यहाँ रहा होगा, तो यहाँ से हमने इसको झटके से हटाया, तो ये ब्लॉक तेजी से नीचे आया। तो ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, एच के बराबर होगा ना। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh। तो एच का वैल्यू कितने के बराबर यहाँ दिख रहा है, एक्सएम के बराबर। देखो ये जो हो जाएगा एच के इक्वल होगा, और इसका वैल्यू है एक्सएम के बराबर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच, एच की जगह एक्स एम, मैक्सिमम एक्सटेंशन प्लस, ठीक है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो हमने बताया, क्या बताया है, याद होगा, माइनस के बाई टू एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, यही आता था, इजिकल टू, इजिकल टू। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की हम लोग बात करेंगे। अब यहां से ये जो ब्लॉक है ये कहीं यहाँ आ गया, तो इस पोजीशन पर आ गया, देखो हमने पेन से दिखाया, इस पोजीशन पर जैसे ही आया ब्लॉक, तो क्या होगा, इस पोजीशन पर तो ये रेस्ट में हो गया। तो जब रेस्ट में हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया इसका, बताओ भाई, जीरो। जब रेस्ट में हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा, क्लियर है, माइनस। अब इनिशियल देख लेते हैं, फिगर से देखेंगे, बहुत ही सिंपल। फिगर देखो, पहले ब्लॉक कहीं यहाँ रहता है, तो यहाँ पहले क्या था, जब हथेली पर रखे थे तो
रेस्ट में ही था, ऐसे समझो, हथेली पे यहाँ रखे थे तो रेस्ट में ही था, ठीक है ना। जब यहाँ ब्लॉक को हथेली पर रखे तो क्या है, रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में है तो उस समय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। यानी क्लियर है कि यहाँ जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा जीरो, क्योंकि पहले ब्लॉक रेस्ट में था और जब हमने हथेली को झटके से हटाया ब्लॉक नीचे आया और वहां जाकर रेस्ट में हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी इसका जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं mg एक्स एम, और यहाँ प्लस माइनस 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 है ना, माइनस k/2, ठीक है। और x2 मतलब देखो यहाँ दिखाते हैं, बहुत सिंपल है। x2 का मतलब पहले तो x का वैल्यू यहाँ इस पोजीशन पर तो x का वैल्यू जीरो होगा, और जब इस पोजीशन पर आ गया होगा तो यानी x1 तो यहाँ जीरो, x2 ये पोजीशन होगा, एक्सटेंशन होगा, फाइनल एक्सटेंशन। फाइनल एक्सटेंशन क्या दिख रहा है, xm, तो x2 की जगह हो जाएगा xm। तो हम लोग लिख सकते हैं xm का स्क्वायर माइनस x1 जो हो जाएगा वह जीरो, क्योंकि पहले इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ब्लॉक यहाँ है ना, तो स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इनिशियल x1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। इस टर्म को हम इक्वेशन के इस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा mg xm इज इक्वल टू k/2 xm का स्क्वायर। तो भाई ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या दिख रहा है हमको, हमको क्या दिखेगा समझना, हमको दिखेगा mg, ठीक है ना, mg इजिकल टू k/2 xm, है ना। हम ऐसा करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2mg इजिकल टू k xm। तो xm का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2mg अपॉन k, xm का जो वैल्यू आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा, 2mg अपॉन k, ये आ जाएगा, एक्सएम का ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो हमें उम्मीद है ये समझ में आएगा। यही पूछ रहा था कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। साथ ही साथ अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, यहाँ जो पूछ रहा है कि एट, चाहे ऐसे लिखिए, पूछ तो नहीं रहा था कि एक्सएम का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब हमें क्या करना होगा कि एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा। अब क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या भाई, देखो यहाँ, ठीक है ना, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हम पहले फिगर को भी देखेंगे, और देखो ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब देखो फिगर, यहाँ क्या है, यहाँ हमने कहा था कि ब्लॉक को इस पर रख दिया, ब्लॉक को देखो ऐसे हमने इस पर रख दिया है ना, ये है ब्लॉक, हमने ब्लॉक को इस पर रख दिया। अब क्या है, इसको हम लोग ये स्प्रिंग से हमने मान लो यहाँ कनेक्ट कर दिया है ना। अब इसको धीरे 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 नीचे ला रहे हैं, धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, बोलो, यहाँ हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया था, धीरे धीरे ब्लॉक को स्लोली नीचे लाएंगे अपने हथेली, और एक समय ऐसा आएगा कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा और ब्लॉक कहीं जाके यहाँ रेस्ट में हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि धीरे से हथेली को ऐसे हटा लेंगे, तो ब्लॉक इसी पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि क्यों रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो अगर ये स्लोली नीचे आ रहा था तो एक्सटेंशन, मतलब स्प्रिंग बढ़ते जा रहा था, एक्सटेंशन आ रहा था उसमें, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हुआ कि नेट फोर्स इस पार्टिकल पर जीरो होना चाहिए, और जीरो कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो देखो स्प्रिंग के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, हमने बताया था कि मान लो एक कोई स्प्रिंग है, एक कोई स्प्रिंग है, इसको यदि आप ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो, तो स्प्रिंग फोर्स जो लगाएगा इधर लगाएगा, मतलब जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, पहली बात, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है कि हम इसको दबाएं, ऐसे दबा रहे हैं, यानी एक्सटर्नल आप किधर लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, देखो एक से दबा जा रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल है, तो स्प्रिंग क्या लग करेगा, इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कब, जब इसको अपन कंप्रेस कर रहे होंगे। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी मैंने स्प्रिंग फोर्स में इसको डिटेल में समझा दिया। भाई देखो फिर से हमने रिपीट कर दिया कि यदि इसको आप ऐसे खींच रहे हो, यानी
स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो स्प्रिंग किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट लगता है, पहली बात। दूसरी चीज है, या तो हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, जब इसको अपन कंप्रेस करते हैं, इसको कंप्रेस करोगे तो फोर्स एक्सटर्नल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट इधर लगाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पेन चम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ जो है ये ब्लॉक है, देखो ये ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक पर मान लो ये ब्लॉक है, ये हमारे एम ए है ना, तो इस पर एम जी तो डाउनवर्ड लग रहा होगा। यहाँ देखो एम जी इस पर डाउनवर्ड लग रहा होगा, नीचे की तरफ एम जी इधर लगेगा भाई, डाउनवर्ड। और इसी एम जी की वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगा, किसमें, स्प्रिंग में, इस एम जी की वजह से, क्योंकि ये नीचे जाएगा ब्लॉक तो इसमें एक्सटेंशन होगा। तो ए एक्सटर्नल फोर्स, एम जी क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यही इसको नीचे लेके आ रहा है, एक्सटेंशन स्प्रिंग में ही डेवलप कर रहा है। तो जिधर एम जी का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट किधर होगा, अपोजिट जो होगा वो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी स्प्रिंग फोर्स कहीं इधर लगेगा, एफ एस इधर लगेगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। तो अब क्या होगा समझना कि ए फोर्स और ए फोर्स इक्वल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, यदि दोनों इक्वल हो जाए तभी तो यहाँ नेट फोर्स जीरो होगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो भैया हम इसको देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ हम लिख रहे थे, यहाँ इसको थोड़ा सा वीडियो को इधर रखेंगे, मतलब फोटो को जगह से, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, यहाँ लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स नॉट, यहाँ क्या है, एक्स नॉट है, मतलब इस केस में देखो यहाँ क्या है, एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट, तो ये आ गया के एक्स नॉट, हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजिकल टू एम जी का मैग्नीट्यूड। तो भाई आ जाएगा के एक्स नॉट इजिकल टू एम जी, तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा, एम जी अपॉन के, ठीक है ना, एक्स नॉट आ जाएगा एम जी अपॉन के। ये समझ में आ गया होगा हमको, उम्मीद है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर हम ब्लॉक को झटके से हटा दें, मतलब ब्लॉक जो स्प्रिंग से कनेक्टेड अपने हथेली को झटके से हटा दें, उस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा और वो होगा 2 mg अपॉन के बराबर। और जब ब्लॉक को नीचे ला के धीरे से हथेली को हटाएंगे तो उस समय इसमें एक्सटेंशन होगा mg अपॉन के। इसको फ्रीक्वेंटली याद रखनी है भाई, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं, है ना, इसको फ्रीक्वेंटली याद रखना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ m टू रेज द ब्लॉक, टू रेज द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल, है ना, टू रेज द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल। तो हम इस फिगर है, एक फिगर को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है भाई। ये चीजें हमारे पास, ये ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल है ना, और ये कहीं सरफेस पर रखे हुए, कहाँ रखे हुए हैं इसको, अपन सरफेस पर रखे हुए, कहाँ रखे हुए हैं बताओ, सरफेस पर रखे हुए है ना। अब यहाँ हमने क्या किया है कि एक स्मॉल एम ब्लॉक कनेक्ट कर दिया इस एंड से, स्मॉल एम ब्लॉक, और यहाँ स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब देखो सिंपल है, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ ही रहा है कि एम का मिनिमम वैल्यू बताओ, एम का। अब मैक्सिमम तो आप रख सकते हो ना, इससे ज्यादा रख दोगे तब भी ये ऊपर आ जाएगा, है ना, या इसके इक्वल रखोगे तब भी ये रेज करेगा, ऊपर आएगा कैपिटल एम ब्लॉक। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो स्मॉल ब्लॉक एम है इसका कितना मास रखें जिससे कि ये ब्लॉक रेज करे, ऊपर आए, मिनिमम मास, मिनिमम कितना मास रखें, है ना, यही हमको निकालना है, ठीक है। एम का कितना वैल्यू हो सके जिसे कैपिटल एम ब्लॉक रेज का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ उठ जाए, ऊपर की तरफ उठे,
यही हम लोग निकालना है, एम का स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इस फिगर को नोट कर लो, फिर देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं ना। सिंपल सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे देखो। अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ लिख सकते हैं, एक तरीका है, देखो क्या करते हैं, हम इस ब्लॉक को पहले, जो स्मॉल ब्लॉक है इसको हथेली पर ऐसे रख लेते हैं ना, हथेली पर ऐसे रख लिया, हथेली पर रख लिया। अब हमें क्या करना है कि धीरे धीरे नहीं लाना है, हथेली पे इसको रखा और झटके से इसको हटा दिया, हथेली पे ऐसे ब्लॉक को रखा और झटके से हाथ को हटा दिया, हथेली को हटा दिया, तो ये ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा। यानी इस केस में ब्लॉक जब तेजी से नीचे आएगा तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। अभी हमने बताया एक इससे पहले वाला क्वेश्चन कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या करना होता था, हथेली को तेजी से हटाते थे। तो जैसे ही हथेली को इस एम ब्लॉक से हटाएंगे, स्मॉल एम ब्लॉक से हटाएंगे, तो ये ब्लॉक, स्मॉल एम ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा। तो इसमें जो है, या फिर कहें झटके से नीचे आएगा, तो उस केस में इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। किधर होगा एक्सटेंशन? एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ऊपर की तरफ आएगा, तो इधर जो है इसमें क्या फोर्स लगेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, उसका वैल्यू क्या होता है बताओ, के एक्स मैक्सिमम। यानी यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यदि मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स लगे, या कहें कि इस ब्लॉक को यदि नीचे, इस ब्लॉक को यदि ऊपर आना है, तो यहाँ फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए। और ये तभी लगेगा जब हम लोग झटके से हाथ यहाँ से हटाएंगे, हथेली को हटाएंगे, ठीक है ना, जो अभी हमने पहले बताया था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि के एक्स मैक्सिमम मतलब स्प्रिंग फोर्स है, के एक्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स, इसका वैल्यू जो होना चाहिए एम जी से ग्रेटर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इस सरफेस पर है तो किसकी वजह से है, एम जी की वजह से है। और यदि इस स्प्रिंग में फोर्स एम जी से ग्रेटर हो जाए तो ये ब्लॉक ऊपर आ जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठेगा। तो हमें पता है के, और एक्स मैक्सिमम का वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला है, देखो अभी दिखा देते हैं। एक्स मैक्सिमम का वैल्यू क्या है, 2 mg/k। तो भाई हम यहाँ एक्स मैक्सिमम की जगह रखेंगे 2 mg/k, 2 mg/k, ये आ जाएगा एक्स मैक्स इजकल ग्रेटर देन एम जी ना। तो जी और जी तो भाई कैंसिल हो गया, के और के भी कैंसिल हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, देखो 2m इज ग्रेटर देन m, तो m का वैल्यू इज ग्रेटर देन m/2। तो मिनिमम वैल्यू लेना हो तो क्या करेंगे, इसको इक्वल कर सकते हैं। तो m मिनिमम जो आएगा वह आएगा m/2, ठीक है। यानी क्लियर है, हमें क्या लग रहा था, हमें लग रहा था कि इसको ऊपर उठाने के लिए यहाँ मास का वैल्यू m से ग्रेटर रखना पड़ेगा, हमें ऐसा लग रहा था, तभी ये ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर हम इस जो कैपिटल एम मास है, इसके हाफ मास भी यहाँ रख दे, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमको झटके से हाथ को हटाना होगा ताकि इसमें एक्सटेंशन मैक्सिमम आए, है ना। इसको नोट कर लो, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और कितना हम मास चाहिए इसका, स्मॉल एम का मास चाहिए कैपिटल एम के हाफ के बराबर भी यहाँ मास रहेगा, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट बिकम वर्टिकल, व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, है ना। हम लोग देखेंगे वर्टिकल होता है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब इसे मान लो यहाँ हमने क्या किया है कि एक जो है बॉल रख लिया और इसका कुछ मास है ऐसे कनेक्टेड, और ये जो है इसका लेंथ भी है एल, कितना है एल, स्ट्रिंग का लेंथ है, और ब्लॉक कहीं बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल है।
ठीक है ना, यहाँ आ गया इसका मास है, लेंथ तो वही रहना एल, लेंथ तो वही रहना भाई एल, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन तो हमने लिख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और पहले बॉल इस पोजीशन में रहता है हॉरिजॉन्टल, इस तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग दिख रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रिंग है, और ये कहीं इस पोजीशन में आ गया वर्टिकल में, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस पोजीशन वेलोसिटी क्या होगा, क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है ना। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये इक्वल होता है, ये तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे पहले हमने डिस्कस किया। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इस केस में यहाँ जो पार्टिकल है तो रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से इसका लेंथ है एल, तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली 0 होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से इसका लेंथ कितना है एल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिख रहा है एम जी एल, क्योंकि एम जी एच होता है तो एम जी एल लिख ले, एच की जगह यहाँ एल है तो एम जी एल, मतलब पोटेंशियल एम जी एल हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगा, इज इक्वल टू, जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम जी स्क्वायर, प्लस जैसे ही यहाँ आया तो ये रेफरेंस पॉइंट पर आ गया, इसको रेफरेंस पॉइंट हम लोग लिए हुए हैं, तो ये रेफरेंस पॉइंट पर आ गया तो रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ आएगा तो ये ऐसे आ रहा होगा ऐसे, तो चल रहा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, और ये पार्टिकल कहीं रेफरेंस पॉइंट पर आ गया तो रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होता है 0, तो 0, तो हम यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एम जी एल इजकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, तो एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो भाई क्या आएगा समझना, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2gl इजकल टू वी स्क्वायर, तो v का वैल्यू हो जाएगा √2gl, यानी इतना वेलोसिटी होगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये तो ये तो हम इसको एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर ले, कोई दिक्कत ना हो, ये तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0 वाला टर्म, और ये आ जाएगा v का वैल्यू √2gl, इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं ना। देखो यहाँ जो पावर की हम लोग बात करेंगे कि पावर क्या है ना, तो पावर इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं, पावर इजकल टू आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है वर्क अपॉन टाइम, ये पावर होता है, ठीक है। यूनिट की इसका बात करें तो इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को अपन वाट पढ़ते हैं, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। 1 HP इजकल टू होता है, ध्यान रखना है, 1 HP हॉर्स पावर 746 वाट, एक कहीं कहीं यूज होगा न्यूमेरिकल कन्वर्ट, न्यूमेरिकल में यदि एचपी में दिया है तो हम लोग वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं पावर को, तो 1 HP इजकल टू 746 वाट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं इसको P इजकल टू W अपॉन टी, W को हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ एस अपॉन टी, एफ क्या है फोर्स और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ टाइम रहेगा तो टी, टाइम में आया टी से डिवाइड करेंगे, इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एस बाई टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू वी
S/T क्या होता है, V होता है, तो हमने ऐसे भी लिख लेना, इस कंडीशन को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। F इंटू वी, F डॉट वी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F डॉट वी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ कर देते हैं, अलग से लिख लेते हैं, अलग से F, अगर हम लोग पावर की बात करें और लिख सकते हैं F डॉट वी, तो डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी पावर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो याद रखना कि पावर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, पावर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट में है थर्ड में एवरेज पावर, पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल टी, ठीक है ना, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल टी ना, इसको अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ एवरेज, ठीक है, एफ एवरेज इंटू वी ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू वी वही चीज है जब मैंने बताया, एफ एवरेज अपॉन वी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा पीटी इजकल टू डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, पीटी का वैल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एफ टी इंटू यू टी आएगा, एफ टी इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वही चीज है जो हमने बताया, वर्क डन अपॉन टाइम, यही वर्क डन अपॉन टाइम, एफ टी इंटू वी टी, ये आ गया भाई, इसको नोट कर लो फिर आएगी बात, सॉरी, ठीक है ना। सॉरी, अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, अगर हम ग्राफिकली देखें इसको, अगला पेज में देखते हैं भाई, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है ना, ग्राफिकली क्या होता है, पीटी इजकल टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पीटी को लिख सकते हैं स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी कर्व, स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी कर्व, ठीक है ना, मतलब वर्क डन, वर्क और टाइम के बीच यदि हमको स्लोप जब हम लोग ले लेंगे तो हमको पावर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अगर हम चाहें तो यहाँ ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट में लिखते हैं, सेकंड पॉइंट में ये हमारे पास टाइम और ये हमारे पास वर्क डन, थोड़ा सा फिगर में ये लाइन स्ट्रेट रहना चाहिए, इसको सही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर हमको इस तरह का ग्राफ कुछ दिया है, तीन तरह ग्राफ, इस तरह का, इस तरह का, और कुछ इस तरह, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी और सी, इस तरह के ग्राफ हमको दिए हुए हैं, और ये कुछ ओरिजिन है ना। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है, तो यहाँ पावर क्या होगा, स्लोप ही तो होगा पावर, नहीं, और स्लोप क्या होता है, ध्यान रखना, स्लोप होता है टेन थीटा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका स्लोप जब निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव आएगा, तो पी ए का मतलब, ये मतलब ए ग्राफ है, ए का ग्राफ है, इसका वैल्यू निगेटिव है, ए का पावर निगेटिव आएगा। उसी तरह पावर बी का जो आएगा जीरो, क्यों, क्योंकि ये जो बी लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, और जब पैरेलल हो गया तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, तो पावर भी जीरो। उसी तरह हम पी सी लिखेंगे तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पीसी का पावर पॉजिटिव और पीबी का जीरो, पीए का निगेटिव ना। तो हमें उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लो।
और नेक्स्ट में है, ठीक है, जैसे हमारे पास है कौन सा पॉइंट था देख लेते हैं भाई, 1 2 थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं ना, थर्ड पॉइंट, डी डब्ल्यू इजकल टू होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इजकल टू होता है पावर। तो डी डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा पी इंटू डी टी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो एक इसको अपन बोलेंगे चेंज इन वर्क डन, क्या बोलेंगे, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन इजकल टू वर्क डन में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, ये जो एरिया आएगा किस किसके बीच, पावर और टाइम के बीच, तो हम लिख सकते हैं एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पावर, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पावर एंड टाइम कर्व, एंड टाइम कर्व ऑन टाइम एक्सिस, ऑन टाइम एक्सिस, ठीक है ना। तो एरिया जो आएगा किसके किसके बीच, पावर और टाइम के बीच का जो एरिया आएगा वही कहलाएगा चेंज इन वर्क। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एक फिगर बना लेते हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ अपन ने पावर दिखाया है और यहाँ इसको टाइम एक्सिस लिया हुआ है ना। तो क्या होगा देखो, इस तरह का एक साइन का कर्व है, थोड़ा सा कर्व सही कर लेना भाई, पेन से ऐसे ही बन रहा है, टाइप पेन से, है ना। तो ये जो आ गया, इसको अपन एरिया A1 मान लेते हैं, इसको एरिया A2 मान लेते हैं, और थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको A2 मान लिया और इसको A1 मान लिया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, P और T का कर्व दिया हुआ, अगर हमको, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ क्या होता है 0, यहाँ कितना होता है, और यहाँ होता है T, T बाय, यहाँ होगा T/2, यहाँ हो जाएगा T, ये टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि यदि हमको चाहिए होगा चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया इस कर्व का कैसे आएगा, यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं, है ना, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू, ये एरिया देखो, ये एरिया पॉजिटिव होगा तो एरिया निगेटिव होगा, क्योंकि देखो वाई एक्सिस में अपवर्ड क्या होता है, पी जो है वाई एक्सिस पर है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमारे पास आ जाएगा A1 और प्लस माइनस ऑफ A2, तो क्या आएगा भाई, A1 माइनस ऑफ A2, तो यही चेंज इन वर्क डन आया A1 माइनस A2, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन हमारे पास, ऑटोमोबाइल इंजन, क्वेश्चन है ना, ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल इंजन देखो बहुत सिंपल है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ऑटोमोबाइल इंजन डिलीवर्ड कांस्टेंट पावर P टू दी व्हीकल, ठीक है ना। कांस्टेंट पावर P जो है व्हीकल का है, व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हीकल जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, एंड मास ऑफ व्हीकल m, व्हीकल का मास जो दिया हुआ है m दिया हुआ है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ व्हीकल आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो t टाइम बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, उसी तरह से पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल आफ्टर टाइम t, t टाइम बाद उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, और वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बताइए जब ये एक्स डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। हम इसको फिगर से समझेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं ना। देखो तो सिंपल है, हम यहाँ सॉल्यूशन में फिगर से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे है ना। एक व्हीकल हमारे पास इस टाइप का है ना, ऐसे, और इनिशियली ये रेस्ट में है तो यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। पी इसका क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कांस्टेंट है, मतलब पावर इसका कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि यह जो है t इजकल टू 0, t इजकल टू 0 से स्टार्ट होता है ना,
और ये मूव करके कहीं इस पोजीशन पर पहुंच जाता है, इस पोजीशन पर पहुंच जाता है ना। तो यहाँ इसका वेलोसिटी v हो गया होगा, और यहाँ आने में कुछ टाइम लगा होगा, हमें नहीं पता। हम इस टाइम को t मान लें। क्या मान लिया? t टाइम लगा, ठीक है ना, टाइम t लगा। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना है, साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस कवर किया हो। तो ये जो है डिस्टेंस जो कवर किया हो, क्या किया है? x डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है? x, यानी t टाइम में x डिस्टेंस से कवर किया है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो, एक व्हीकल है, कह रहा है क्वेश्चन में व्हीकल है, इनिशियली रेस्ट में है, इसका पावर कांस्टेंट है। तो टी टाइम बाद इसका वेलोसिटी आप बताइए। यहाँ टाइम कितना लगा है? टी लगा है, टी इक्वल टू, यहाँ टाइम टी लगा है, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी, टाइम यहाँ टी लगा है। तो टी टाइम बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? पहला क्वेश्चन तो यही है भाई, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम लोग यहाँ पी इक्वल टू लिखेंगे एम इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एम, सॉरी पी इक्वल टू एफ, एक मिनट, इसको हम लोग लिखेंगे पी इक्वल टू एफ इंटू वी, नहीं होता एफ इंटू, एफ को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ हो गया वी। तो अब हमारे पास आ गया मास। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन डी टी आई इंटू वी, यहाँ जाएगा। और ये तो पी रहेगा, पी क्या है यहाँ? कॉन्स्टेंट। अब मास को इधर ले जाते हैं, तो मास को इधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो पी अपॉन एम, है ना, इजिकल टू डीवी अपॉन डी टी आई इंटू वी। अब डी टी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पी अपॉन एम आई इंटू डी टी इजिकल टू, इधर बच गया वी डी वी। बोलो, वी डी वी, इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे तभी तो वेलोसिटी आएगा। तो भाई यहाँ तो P और M दोनों कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। टाइम अगर देखो, हम यहाँ मान लेते हैं कि टाइम 0 रहता है, तो वेलोसिटी यहाँ 0 रहता है। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इसका 0। जब टाइम t आ जाता है तो इसका वेलोसिटी t टाइम पर हमने v माना है, तो इसको अपन v मानो, ठीक है ना। यानी लिमिट जो आएगा 0 टू t इधर और 0 टू v इधर। तो p बाई एम तो कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ बच जाएगा dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 टू t, है ना, इजिकल टू, यहाँ हो जाएगा v dv, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 टू v। तो हमारे पास लिख सकते हैं p अपॉन एम, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, क्या हो जाएगा? t। और अपर लिमिट रखेंगे t, और लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 t ही आएगा, सिंपल है। और इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन पढ़े होगे, इसका पावर 1 है, तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन में, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक? 0 टू v। जैसे हमने यहाँ यहाँ लिख लेते हैं, फार्मूला होता है x टू दी पावर n dx का, फार्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो अगर उसी तरह यहाँ देखो, इसी फार्मूला पर है, यहाँ n का वैल्यू तो 1 है, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 v टू दी पावर, n की जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो v स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आ गया p बाई एम इंटू टी। अब अपर लिमिट रखेंगे, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, और v के पोजीशन पर अपर लिमिट v है तो v रखो, तो v स्क्वायर, और माइनस v के पोजीशन पर लोअर लिमिट 0 है, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इस साइड, इसी को इस साइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा p बाई एम इंटू टी इजकल टू 1/2 वी स्क्वायर, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई आ जाएगा 2 पी टी बाई एम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजकल टू वी स्क्वायर। तो v जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 पी टी बाई एम, यही आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछ रहा था कि वेलोसिटी बताओ टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी यही आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बाई अब हम लोग अगला इसको नोट कर लो, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं, पी का वैल्यू रखा एफ इंटू वी होता ही है, एफ का वैल्यू मास इंटू एक्सीलेशन, एक्सीलेशन को लिखते हैं डीवी अपॉन डी टी, और इसके बाद इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, है ना। तो हमको यहाँ से वी निकल गया। दूसरा पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट में हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल आफ्टर टाइम टी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम बाद, है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या आ गया?
तो हमारे पास कितना है 2pt/m, ये तो आ गया। चलो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, सेकंड में देखते हैं। डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ds/dt इक्वल टू होता है v, और v हमने यहाँ निकाला है, v यहाँ निकाले, देखो 2pt/m निकाले हैं, यहाँ रखेंगे √2pt/m, टोटल का रूट है भाई, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p/m एक साथ कर लिया, इंटू t को अलग कर लिया रूट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2p/m का रूट आई इंटू t⁻1/2, रूट टी को लिख सकते हैं t⁻1/2, ये हो गया ds/dt, है ना। अब dt को इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ गया ds इक्वल टू 2p/m t⁻1/2 आई इंटू dt। अब भाई जो कांस्टेंट है तो रूट में रहेगा भाई देखो रूट में जो कांस्टेंट है 2pm कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ था। जब टाइम 0 रहता है तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, सिंपल। जब टाइम t आता है तो कितना डिस्टेंस हमने माना है भैया, x, देख लो सिंपल। देखो अभी फिगर में देखो, t इक्वल टू 0 पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, t इक्वल टू t पर कितना डिस्टेंस कवर किया, x, तो हमने x रख लिया अपर लिमिट, है ना। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ हमने रख लिया x, तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 to x इक्वल टू 2p/m, ये तो रहेगा रहेगा रूट, है ना, ये रूट में रहेगा इंटू। अब यहाँ x टू द पावर n का फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी किया था, देखो x टू द पावर n का, x टू द पावर n में क्या था, हमने पावर में 1 ऐड किया था, तो भाई वही कंडीशन यहाँ भी लगाना है, सिंपल। पावर में 1 ऐड कर दो, तो पावर में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, ये तो आएगा इंटीग्रेशन। और लिमिट कहाँ से कहाँ था, 0 to t, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जगह ही हमारे पास, क्या दिक्कत। अब यहाँ देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s की जगह पर अपर लिमिट क्या रखेंगे, x, हो जाएगा x - 0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 2p/m का रूट, नहीं आ जाएगा आई इंटू, यहाँ देखो, यहाँ अगर हम लोग पावर ऐड करेंगे तो क्या होगा, t⁻3/2, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3/2, यहाँ लिमिट रखो, लिमिट रखना है, ठीक है, चाहे एक स्टेप बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, t⁻3/2, और ये भी आ जाएगा 3/2, हो जाएगा 0 to t, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 2p/m का रूट, ऐसे हो जाएगा। इस कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, है ना, आई इंटू, यहाँ क्या बच जाएगा t⁻3/2 -0, अपर लिमिट रखेंगे, t की जगह पर अपर लिमिट रखोगे तो t⁻3/2, और फिर t की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 2/3 2p/m का रूट आई इंटू t⁻3/2, जो हमसे पूछ रहा था कि x कितना होगा t टाइम में, तो x का वैल्यू यही आएगा t टाइम में, ठीक है भाई सॉरी, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया हम लोगों का। अब हम लोग जो है थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, तो इसको नोट कर लो, और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है उसको अपन देखते हैं ना, सिंपल। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या कर रहा था, थर्ड पार्ट कर रहा था वेलोसिटी ऑफ व्हीकल व्हेन इट कवर डिस्टेंस x, जब ये x डिस्टेंस कवर करता है तब इसका वेलोसिटी आप बताइए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल है, इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं भाई, ये नेक्स्ट पेज में, है ना। चलो तो हमारे पास जो आएगा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में p इक्वल टू होगा f इंटू वी, एफ का वैल्यू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वी। अब हमसे डिस्टेंस वेलोसिटी पूछ रहे हैं डिस्टेंस के टर्म में, करा एक्स डिस्टेंस कवर करेगा तब वेलोसिटी क्या होगा, तो एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v dv/dx, ए एक्सीलरेशन का वैल्यू ध्यान रखना, ए एक्सीलरेशन का वैल्यू v dv/dx हम बताए हुए हैं इसमें, और ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा पावर p, m को इधर लाओ तो p/m हो जाएगा भाई, m को इधर लाए, यहाँ v और v को मल्टीप्लाई कर दो, तो v² इंटू dv/dx, dx को इससे मल्टीप्लाई करो तो p/m इंटू dx इक्वल टू v² dv। अब इसको इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, जब डिस्टेंस 0 रहता है तो वेलोसिटी भी 0, जब डिस्टेंस x आता है तो वेलोसिटी हमने v मान लिया जो हमको निकालना है, तो यहाँ p/m जो है कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा,
dx कहाँ से कहाँ तक, 0 to x। लिमिट समझ में आया ना। देखो जब डिस्टेंस 0 रहता है तो फिगर्स देखते हैं, जब डिस्टेंस इसका x का वैल्यू यहाँ 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है 0। जब यहाँ से यहाँ तक x कवर कर लिया तो इसका वेलोसिटी क्या माने है v। तो वही तो लिमिट अपन ने रखा है, देखो देख रहे हो। यहाँ जो है जब जब यहाँ x का वैल्यू 0 आता है तो वेलोसिटी 0, x का वैल्यू जब x हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है v। अब देखो तो ये dx हो गया इजिकल टू, ये जो हो जाएगा v स्क्वायर dv, कहाँ से कहाँ तक 0 to v। तो यहाँ जो आएगा t बाई एम है ना, और dx का हो जाएगा x, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा v स्क्वायर को x टू द पावर n के टर्म में रखेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यहाँ 2 है भाई ध्यान रखना, 2 + 0 to v। तो भाई ये आ जाएगा p बाई एम इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा vq/3। ऐसा करते हैं ना, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3px/m इजिकल टू vq। अब जब vq है तो ऐसा करते हैं 1/3 से 1/3 के पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, 3px/m का पावर 1/3 इज इक्वल टू vq का पावर 1/3। 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v का वैल्यू जो आ जाएगा, v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है, 3px/m का पावर 1/3। यही हमसे पूछ रहा था कि जब x डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना वेलोसिटी होगा, तो x डिस्टेंस कवर करेगा तो वेलोसिटी होगा 3px/m का पावर 1/3। हमें उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।